आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम हो गया। कल यानी मंगल के रोज़ पोलिंग है। अवाम बैलेट पेपर के ज़रिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्सेस में महफूज कर देंगे और अपने वोट की ताकत से इस बात का फैसला करेंगे कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर किस पार्टी को कब्जा हासिल होगा। अवाम के एक एक वोट की क्या अहमियत होती है, इस ताकत का अंदाज़ा उम्मीदवारों को बखूबी होता है, जबकि शहरी अपनी ताकत नहीं समझते। यही वजह है कि सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बगैर उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अवाम को राग़िब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हमारे इस जमहूरी हक़ की ताकत को नहीं समझते, जिसके नतीजे में मुल्क में वोटिंग का तनासुब घटता जा रहा है। दस्तूर हिंद अपने शहरियों को वोट के ज़रिए अपने कायदीन के इंतखाब का हक़ फराहम करता है। इस जमहूरी हक़ के हुसूल के बावजूद बिलखुसूस शहरी इलाकों में मुक़ीम अफराद की जानिब से हक़ राय दही के इस्तेमाल को तरजीह नहीं दी जाती। पोलिंग के दिन तातील का ऐलान किया जाता है और बाज़ लोग वोट डालने के बजाय दोस्तों के साथ वक्त गुजारने या आराम को तरजीह देते हैं। हालांकि तातील हर हफ्ता मिल सकती है, लेकिन हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा का मौका हफ्ते में एक बार फराहम नहीं होता। अफसोस के वोट की अहमियत और ताकत को समझने वाले बाशऊर और तालीम याफ्ता अफराद की जानिब से भी लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। लापरवाही का ये रुझान इंतहाई ख़तरनाक है और इस लापरवाही के नतीजे में कई ऐसे उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है जो हकीकी मायनों में अवामी खिदमत गुजार होते हैं। जमहूरी मुल्क में हमारा एक वोट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसके ज़रिए हम जिसे चाहें तख्ते हुकूमत पर बिठा सकते हैं और जिसे चाहे उतार सकते हैं। वोट देना एक संजीदा जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने और अपने घर वालों के वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वोट की इस अहमियत के बावजूद हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो वोट नहीं देते हैं या इसको गैर ज़रूरी समझते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि बदउनवान और बददयानत हुक्मरान हमारी ही गलतियों की वजह से हम पर मुसल्लत होते हैं। नाअक़िबियत अंदेश लोगों की एक जमात ऐसी भी होती है जो चंद टकों के लिए अपना वोट बेच देती है, महज इस खामे ख्याली की बुनियाद पर कि हमारे एक वोट से कौन सी तब्दीली आ जाएगी। ऐसे लोग वक्ती फ़ायदे की खातिर अपना और अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए सोच समझ कर वोट दें। आप तमाम ने देखा, हाल ही में अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त और जो बाइडन की कामयाबी में एक एक वोट कितना अहम साबित हुआ। माजी के वाक़यात पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि साल 1994 के लोकसभा इंतखाबात में गुजरात के वडोदरा में एक उम्मीदवार ने सिर्फ 17 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह साल 1989 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली हल्के लोकसभा के एक उम्मीदवार को सिर्फ 9 वोटों से कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह आपको वो दिन याद होगा जब मुल्क में साल 1991 के इंतखाबात में उस वक्त के बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने बीजेपी के सीनियर कायद LK आडवाणी के खिलाफ शानदार मुजाहरा किया था। लम्हे आखिर तक यानी आखिरी राउंड तक भी राजेश खन्ना आडवाणी से आगे थे। बहरहाल उन्हें चंद हज़ार वोटों से आडवाणी के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब रथ यात्रा की वजह से आडवाणी की तूती बोल रही थी। इससे अंदाज़ा होता है कि एक एक वोट की क्या अहमियत होती है। आपका एक एक वोट बंदूक की गोली से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपके वोट में नाअहल उम्मीदवारों को शिकस्त से दोचार करने और हकीकी मानों में अवाम के खिदमत गुजार उम्मीदवारों को मुंतखब करने की ताकत मौजूद है। दरअसल वोट इजहार राय का एक ज़रिया है और ये आपकी आवाज़ है। ये ताकत आपको अपनी पसंद के नुमाइंदे को वोट देकर हुकूमत के मामलात में अपनी राय पेश करने का मौका देती है। आप ये मत सोचिए कि आपके एक वोट से क्या होगा, बल्कि आप ये बात जहन नशीन कर लें कि आपके एक वोट में तब्दीली लाने की ताकत है। जिस तरह आप सोचते हैं
कि मेरे एक वोट से क्या होगा। अगर इसी तरह 1 लाख अफराद यही सोचकर हक़ राय दही से इस्तेफादा ना करें तो सोचिए 1 लाख वोट ज़ाया हो जाएंगे। आपकी यही लापरवाही नापसंदीदा, नाअहल और खुदगरज उम्मीदवारों के इंतखाबात जीतने का मौका फराहम करती रही है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग इंतखाबात से मुताल्लिक बहस मुबाहसे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ऐसा करने वालों को इंतखाबात में नाअहल उम्मीदवारों की जीत पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हमारी लापरवाही जिम्मेदार है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंगल यानी 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे से ग्रेटर हैदराबाद के 9101 पोलिंग बूथ्स पर रायदही का अमल शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जीएचएमसी के 150 डिवीजन्स में 1122 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें टीआरएस के 150, बीजेपी के 149, कांग्रेस के 146, तेलुगुदेशम के 102, मजलिस के 51, सीपीआई के 17, सीपीएम के 12 और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 487 है। सबसे ज्यादा पुराने शहर के जंगममेट बल्दी डिवीजन में 20 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवार 5 डिवीजन्स में मैदान में हैं, जिनमें उपल, बारकस, जीडी मेटला, नवाब साहब कुंटा और टोली चौकी शामिल है। ग्रेटर हैदराबाद में मजमूई तौर पर 74,44,260 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 38,77,688 और 35,65,896 खातून राय दहिंदे हैं, जबकि दीगर राय दहिंदों की तादाद 676 है। सबसे बड़ा बल्दी डिवीजन मैलारदेवपल्ली डिवीजन है, जहां 77,290 राय दहिंदे हैं। सबसे छोटा डिवीजन रामचंद्रपुरम डिवीजन है, जहां 27,998 राय दहिंदे हैं। पोलिंग के लिए तकरीबन 50,000 अमले की खिदमत हासिल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक पोलिंग बूथ पर हर शख्स को मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है और समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, माजूरीन और कोरोना से मुतासिर होने वाले वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की गई है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा है कि रायदही के बाद बैलेट बॉक्सेस को महफूज रखने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक रायदही होगी। शाम 6 बजे तक कतार में खड़े वोटर्स को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमले को हिदायत दी गई है कि पोलिंग मुकम्मल होने पर बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करें और इसकी कॉपी वहां पर मौजूद पोलिंग एजेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले करें। रायदही के बाद बैलेट बॉक्सेस और इंतखाबात से मुतालिक तमाम कागजात को मुहरबंद करें। मुहरबंद किए सामान को पुलिस की निगरानी में रिसेप्शन सेंटर को लेकर जाएं। पार्था सारथी ने कहा कि फी स्टार्टिंग रूम के लिए एक इमारत का इस्तेमाल करें। अगर एक से ज़ायद हो तो मुंतकली के दौरान किसी भी तरह की गलती ना हो। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की गाड़ी पर आज कुछ टीआरएस कारकुनों ने हमला कर दिया। यह हमला नेकलेस रोड के करीब पेश आया। टीआरएस कारकुनों ने बंडी संजय के खिलाफ खूब नारेबाजी की और कुछ टीआरएस कारकुनों ने उनकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया। मकामी पुलिस ने बीच बचाव करते हुए काफ़ी मशक्क़त के बाद टीआरएस और बीजेपी कारकुनों को मुंतशिर किया।
జరగండి మేడం టైం కాదు కరెక్ట్ కాదు. हालांकि जो तस्वीरें आपने देखी उसको देखकर आपको लगता होगा कि बंडी संजय पर हमला हुआ, लेकिन व्हाट्सएप पर एक और मैसेज यहाँ पे वायरल हो रहा है जिसमें ये मैसेज मुख्तलिफ मीडिया के और दूसरे दीगर पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हो रहा है। इसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ, ये हमला एक साजिश का नतीजा था, यानी साजिश खुद बीजेपी ने रची थी कि ये हमला हो, इसकी खबर लोगों तक फैले। और यहाँ पे बाज़ाब्ता जो कैप्शन यहाँ पे कैसे बनना चाहिए वो भी लिखा गया था कि बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय, बीजेपी राष्ट्र अधिकारी प्रतिनिधि, यानी जो मैसेज अलग अलग ग्रुप में शेयर करना है उस मैसेज को बाज़ाब्ता पहले लिखा गया था हमले से पहले, और इसको शेयर किया गया था। ये मैसेज 8:55 पे यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग की गई थी और उसमें पहले लिखा गया था कि प्रेस मीट विल बी एट 10:30 PM। यानी ये जो हमला हुआ, ये हमला बहुत नेचुरल तो नहीं लग रहा है, और कम से कम जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उन इल्ज़ामात के हिसाब से ये बाज़ाब्ता इस हमले का भी पहले से मंसूबा बनाया गया था ताकि कल पोलिंग है और आज एक हमला हो, खबर बने और इसका फ़ायदा शायद जो भी पार्टी फ़ायदा उठाना चाह रही है वो इस हमले का फ़ायदा उठाए। अब पुलिस शायद इस मामले की भी जांच करेगी कि क्या ये हमला खुद बीजेपी के लोगों ने पहले से एक साजिश के तहत करवा लिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में सॉफ्टवेयर डेवलपर को फ़ोन किया। वजीर की जानिब से फ़ोन किए जाने पर यह खातून सॉफ्टवेयर डेवलपर हैरतज़दा रह गई। उन्होंने 1 दिसंबर को आखिर आयदही से इस्तीफ़ादे की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वोट काफ़ी कीमती है, जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहती हैं वोट ज़रूर दें। उन्होंने सवाल किया कि वो इनके लिए वोट देंगी, तो इस खातून ने कहा कि वो यकीनन उनको वोट देंगी। इस खातून ने KTR से शिकायत की कि उनके इलाके में सैलाब के हकीकी मुतासिरीन को रकम नहीं मिली, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगा दी है। इंतखाबात के बाद वो दोबारा उसका अहिया करेंगे। Thank you very much for it, but please do vote. Please do ensure that you step out and vote for the right candidate a day after tomorrow. కొద్దిగా టైం తీసుకొని దయచేసి బయటికి వచ్చి ఓట్ చేయండి. Okay. Yeah? Okay. Yeah. But are you going to vote for me day after? Of course. But voter ID card చూసుకుంటారా ఇప్పుడు? Yeah, చూసుకుంటాను. So I'll call you again and check again, okay? And one more thing I wanted to tell you, Andy. Yeah. It's in Dilshuk Nagar. Recently, with all the cyclones and all this happened, I think they were giving out money for Flood relief, people. yes. Yeah. So, appudu I think they didn't give it to everyone, they were just writing it off in the record. But one of my friends, I mean, they lost everything, anta munikipoyindi and all, but they just kept postponing it 3 days, 4 days, and while parents, while daddy was not there, his mom had to go stand in the line. Amulya, tell your friend, whoever that is, tell your friend that నిన్న KCR గారు నిన్ననే అనౌన్స్ చేశారు. We are restarting this on December 7th December నాడు, ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అభ్యంతర పెట్టడం వల్ల ఆగిపోయింది. బట్ 7th December we are restarting it, and please ask
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी पर झूठे वीडियोस तैयार करते हुए आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। पटेंचेरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी मीडिया चलाने में बीजेपी को नोबेल इनाम मिल सकता है। दुबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पोलिंग के दिन बीजेपी की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार के टीआरएस में शामिल हो जाने की अफवाहें गश्त करवाई गई। इस वीडियो को एक मशहूर न्यूज़ चैनल के लोगों के साथ तैयार किया गया था और जीएचएमसी के इंतखाबात में भी बीजेपी इसी तरह के झूठे वीडियोस तैयार करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगी। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को मशवरा दिया कि फर्जी वीडियोस और फर्जी मीडिया से चौकस रहें। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस का मुकाबला करने के लिए 12 मरकजी वज़रा, बीजेपी के कौमी सदर, एक चीफ मिनिस्टर और एक साबिक चीफ मिनिस्टर के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी हैदराबाद लाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी फर्जी वीडियो के जरिए कशीदगी पैदा कर सकती है। दीगर ममालिक और रियासतों में माजी में होने वाले फसादात और मजहबी मकामात पर गोश्त फेंकने के वीडियोस को दोबारा वायरल करते हुए ऐसे वाक़यात हैदराबाद में पेश आने की गलत तशहीर कर सकती है। अवाम इससे चौकस रहें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से हमले भी किए जा सकते हैं। हरीश राव ने टीआरएस कैडर को सब्र से काम लेने का मशवरा दिया। ఫేక్ మీడియా నడపడంలో డబుల్ ప్రైస్ కానీ ఇంకా స్పెషల్ ప్రైజ్ అంటూ పెడితే అది బీజేపీ తప్పదు. ఎన్నిసార్లు ఫేక్ మీడియాలు విదేశాల్లో తెచ్చి 10 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు వస్తాయి. బాగా ఎన్నికలు జరుగుతా ఉంటే ఎన్నికల పోలింగ్ రోజు ఎన్నికల తేదీ ఉదయాన్నే 6 గంటలకు టీవీ 9 లోగోను వాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్టు, వారి కారులో వచ్చారు అని ఏదో వారి కారు వీడియో ఎక్కడో చూసిన వీడియో పెడుతూ ఆ బంగ్లా చూపిస్తూ పలానా నాయకులు దీంట్లో మాట్లాడాలి ఫైనల్ పెట్టి ఈ రకాల కాంగ్రెస్ లో లోగోలు వాడుకొని ప్రస్థానం చేసిన విషయం కూడా చూసాం। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो बंडी संजय पर हमले की खबर जो आई थी, इस खबर में एक और डेवलपमेंट हुआ है। जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन पी विश्व प्रसाद का एक मैसेज आया है मीडिया को। इसमें उन्होंने खुलासा किया कि जो खबर बंडी संजय पर हमले को लेकर जो चलाई जा रही है वो खबर गलत है। बंडी संजय पर कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 8:50 का ये वाक़या है और इस पूरे मामले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और किसी को भी चोट नहीं पहुंची। कुछ टीआरएस 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में बहस मुबाहस हुए हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी नेकलेस रोड पे इंस्पेक्टर रामगोपाल पीट पीएस को कि बंडी संजय वहाँ ईट स्ट्रीट पे खाना खाने के लिए आए हैं। ये उस वक्त वो उस मुकाम पे पहुँचे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ से चले जाएं क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो खाना खाने के बाद चले जाएं। वो खाना खाकर चले गए और जिस वक्त दूसरी पार्टी के यानी टीआरएस के वर्कर्स वहाँ पहुँचे उस वक्त बंडी संजय वहाँ से जा चुके थे, तो लिहाजा उन पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये वीडियोस को ऐसे सर्कुलेट किया गया जैसे कि उनकी कार पे हमला हुआ या जैसे खुद उन पर हमला हुआ। पुलिस ने इसकी वजाहत कर दी है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ और ऐसा कोई वाक़या वहाँ पे पेश नहीं आया। करते हैं और ख़बरों की तरफ। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रावण ने जीएचएमसी के इंतखाबात में कामयाबी के लिए बेदरीग रुकूमात राय दहिंदों में तकसीम करने का हुक्मरान जमात टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रावण ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से टीआरएस के कायदीन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी रुकूमात तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। खास तौर से जो लोग इलेक्शंस बोलते ही ये वीकेंड हॉलिडे जैसा मानते हैं उन लोगों के हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, ये वीकेंड हॉलिडे नहीं है। यह हैदराबाद का निर्माण के लिए आपका वोट एक फाउंडेशन स्टोन बनेगा। इसीलिए आप लोग बाहर आइए और जो
आपको अच्छा लगे उनको वोट डाल के जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। दूसरी बात है, पिछले 24 घंटे से, खास तौर से कल 5 बजे कैंपेन खत्म होने के बाद में टीआरएस पार्टी के लोग चोरों के जैसा रातों में पूरे रात भर पूरे ग्रेटर हैदराबाद के हर डिवीजन घूमते हुए जो है सो पैसे बांटने में लगे हैं। कहीं 1000 को एक वोट, कहीं 2000 को एक वोट, कहीं 5000 एक वोट को ऐसा देते हुए जो पैसे कितने हजारों करोड़ रुपए जिन्होंने कमाया था वो पैसे पूरे जो है सो आज जीएचएमसी इलेक्शंस में लोगों को खरीदने के लिए, वोट को खरीदने के लिए जो है सो इस्तेमाल कर रहे। हम ये पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप है या सो गए? इतना फ्रॉडुलेंट इलेक्शन कमिश्नर शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। शर्म है आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी जी? कोई शर्म है आपको? ये आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते आपका जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, मगर आप सिर्फ केसीआर साहब को प्रोटेक्ट करने में तुले हुए हैं। लिख के दो भाई, क्यों ये इलेक्शंस पूरा, ये हेराफेरी क्यों, ये कैंपेन क्यों, ये पुलिस क्यों, ये इलेक्शन स्टाफ पूरा क्यों, ये पूरा बैलेट ये सब क्यों? लिख के दो, टीआरएस जीत गया बोल के हम भी मान लेते हैं, देखते हैं फिर ये सही ठीक बात है नहीं है, बाद में हम कोर्ट में लड़ेंगे, तो लिख के दे दो। चपरासी से कम है केसीआर साहब का कठपुतली बन के जो है सो आज इलेक्शंस को पूरा तबाह करके रख दिए हैं। डिलिमिटेशन। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने कारकुनों के साथ रियासती इलेक्शन कमीशन के रूबरू धरना देते हुए एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि रियासती इलेक्शन कमीशन और दीगर ओहदेदार हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं। रुकने कौंसिल रामचंद्र राव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन टीआरएस के मामले में आंखें बंद करके काम कर रही है। टीआरएस पार्टी को मुकम्मल छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से रकम बांटने के दौरान बीजेपी कायदीन उनको रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा बीजेपी कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। राज्य की सरकार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स पे जो दबाव डाल रही है उसके विरोध में आज हमें ये धरना दिया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हैदराबाद के बल्दिया चुनाव में। ये मुख्यमंत्री केसीआर एक निज़ाम सरकार के जैसा काम कर रहा है। निज़ाम सरकार ने पुलिस से पब्लिक के ऊपर जो जुल्म किया था वही जुल्म ये मुख्यमंत्री अपोजिशन पार्टी लीडर्स पे पब्लिक पे कर रहा है। फॉल्स केसेस बीजेपी लीडर्स के ऊपर, अपोजिशन लीडर्स के ऊपर फाइल करके उनको दबाव लाना चाह रहा है। मैंने ये मुख्यमंत्री का करप्शन एक्सपोजर जो करप्शन कर रहा है कालेश्वरम में, पोतिरेड्डीपाडु में, डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो करप्शन कर रहा है उसके बारे में मैंने इंक्वायरी मांगा है। इनके खिलाफ लड़ना चाहिए बोल के मैं उनको एक्सपोज कर रहे तो ये मुख्यमंत्री एक निर्णय लिया ये मेरे को कुछ ना कुछ फॉल्स केस में अटकाना बोल के। दुब्बाक इलेक्शन में जब हैदराबाद मॉडल
इलेक्शन मॉडल कोड में नहीं आता। यहाँ किधर की 1 करोड़ रुपए पकड़ गए तो वो मेरा पैसा है बोल के वो मेरे को फॉल्स क्रिमिनल केस लगाया। आजकल इलेक्ट्रल परमिशन दिया है किसी को भी पैसे डोनेट करने के वास्ते ऑफिशियली। मैं अब तक बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है, लेकिन मेरे को किधर की कैश पकड़े बोल के मेरे पे क्रिमिनल केस डाला है। मैं वो पुलिस कमिश्नर के ऊपर दबाव डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को मैलाइन किया है, तो उसके खिलाफ मैंने एक डिफेमेशन सूट डाला है 100 करोड़ के वास्ते, और इमीडिएटली नोटिस उनको गया है। आज 7 दिन में वो अपोलोजाइज करना, नहीं तो उनके ऊपर सूट फाइल करने वाला। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6,32,01,448 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 14,67,515 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 94,31,691 हो गया है, जबकि 1,37,139 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,69,816 हो गई है, जबकि 1,458 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 593 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 10,022 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। 40 साला डॉक्टर ऋषि भरद्वाज ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के सदर थे। पुलिस के मुताबिक उनके खानदान से झगड़े थे। उन्होंने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने ये इंतहाई इकदाम उस वक्त किया जब उनकी बीवी चहलकदमी के लिए घर से गई हुई थी। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनको मुर्दा करार दिया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कुंडापल्ली जंगल में शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने जंगलात में 2 पिंजरे लगा दिए हैं ताकि शेर को पकड़ा जा सके। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही शेर को पकड़ा जाएगा। शेर को तलाश करने के लिए जंगल में खुसूसी ट्रैकर टीमें तश्कील दी गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कुंडापल्ली के जंगल में शेर ने काफ़ी दहशत मचा रखी है। इतवार के रोज़ शेर के हमले में कमसीन लड़की हलाक हो गई थी। चंद दिन कबल भी एक नौजवान शेर के हमले में हलाक हो गया था। क्रिकेट बैटिंग पर एतराज़ करने पर एक नौजवान ने अपनी मां और बहन को जहर देकर हलाक कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेडचल मलकाजगिरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त साईनाथ रेड्डी के तौर पर की गई है, अपने वालिद की बचत की रकम से ये सट्टेबाजी की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इस सट्टे में सब कुछ हार चुका था। वो आसानी के साथ रकम कमाने के लिए ये बेटिंग का काम करता था, ताहम वो इसमें काफ़ी मखरूज हो गया। अपने खर्च की रकम की वापसी के लिए उसने अपने वालिद की बचत की रकम के इस्तेमाल का फैसला किया। साईनाथ का बाप 3 साल कबल सड़क हादसे में हलाक हो गया था। उसकी इंश्योरेंस की 20 लाख रुपए की रकम और अराजी को फ़रोख्त करने के बाद मिली रकम बैंक अकाउंट में थी। उसने अपनी माँ के जेवरात उसको इतला दिए बगैर फ़रोख्त कर दिए। ताहम जब मुलजिम ने बाप की बचत की रकम इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसकी बहन अनुषा ने इतराज़ किया और उसको सट्टेबाजी से रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने खाने में जहर मिला दिया और काम पर चला गया। माँ और बेटी ने खाना खाया और बीमार पड़ गईं। इसी दौरान माँ ने अपने बेटे को फ़ोन करते हुए कहा कि वो खाना ना खाए। वो ये नहीं जानती थी कि ये जहर उसके बेटे ने ही खाने में मिलाया। साईनाथ घर पहुंचा और उसने इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सुनीता की मौत 27 नवंबर और अनुषा की 29 नवंबर को हुई। ताहम उनकी आखिरी रसूमात के बाद साईनाथ ने अपने अरकान खानदान को सच्चाई बता दी, जिन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने उसको तहवील में ले लिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।